दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्रांतिकारी और राष्ट्रीय नेता। इसका एक पार्ट हमने पूरा कर लिया और सेकंड पार्ट है, और आगे बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 से, है ना। 30 क्वेश्चन हमने इससे पहले के जो पार्ट है उसमें पढ़ लिए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्क में मुस्लिम पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे? यानी चंद्रशेखर आज़ाद है वो किस पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? तो ये था अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का। चंद्रशेखर आज़ाद ने ना ये कहा था कि मैं आज़ाद था, आज़ाद ही रहूँगा, यानी कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, है ना। और उन्होंने अपना धर्म निभाया था। अल्फ्रेड पार्क में वो पुलिस की मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली थी। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में पुलिस से गिरने के बाद उन्होंने अपनी कसम निभाने के लिए अंतिम गोली स्वयं को मार ली। इस पार्क का नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। अल्फ्रेड का पार्क का नाम आजकल क्या कर दिया है? चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि आरपीसी ने जो फर्स्ट पेपर का जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें जो टॉपिक ऐड किया है ना, उन टॉपिक के ऊपर आरपीसी ने आज तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है, या फिर कोई दूसरी एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। यानी हम सिलेबस टू सिलेबस चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। आपको, मुझे नहीं लगता कि इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने के बाद कहीं और किसी गाइड यानी कोई किताब की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है मित्रों। अब आगे क्वेश्चन है 32। किस जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने भारतीय कैदियों के बेहतर अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की थी? तो यह है लाहौर जेल, है ना। ये DSSB में आया। यानी किस जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने कैदियों से बेहतर, यानी अंग्रेजों के को तो अंग्रेज जो कैदी थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके खिलाफ भगत सिंह और उन साथियों ने भूख हड़ताल की थी। कहाँ की थी? लाहौर जेल में की थी। लाहौर जेल में उन्होंने 63 दिनों की भूख हड़ताल की थी। ब्रिटिश कैदियों के बराबर भारतीयों को बेहतर भोजन, पढ़ने की सामग्री और अधिकार दिलाने की मांग कर रहे थे। किस क्रांतिकारी को जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु प्राप्त हो गई? ये भगत सिंह के साथ जो भूख हड़ताल कर रहे थे उनमें थे जतिन दास। कौन थे? जतिन दास। UPSC में प्रश्न पूछा है। इन्होंने 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई? मौत हो गई मित्रों, याद रह जाएगा। तो लाहौर जेल में भूख हड़ताल के कारण 63 दिन में किसकी मौत हो गई थी? जतिन दास की। तो भूख हड़ताल के दौरान 13 दिसंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु होगी। उनकी शहादत ने पूरे देश के ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी लहर पैदा कर दी थी। आगे है काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? ये 1925 में हुआ था। ये UPPCS और UPSC दोनों में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था मित्रों। यह घटना 9 अगस्त 1925 की है। कब की है? 9 अगस्त 1925 की। ट्रेन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA द्वारा सरकारी खजाना लूटने के लिए किया गया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे नेता भी थे। ये भी याद रखना भाई। जो काकोरी ट्रेन केस है उनमें शामिल कौन था और कौन था? ये था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे। जो चंद्रशेखर आज़ाद के संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये नौजवान भारत सभा के संस्थापक सदस्यों में थे एक थे। चंद्रशेखर आज़ाद किस संस्था से जुड़े थे? नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? 1926 में भगत सिंह ने। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई युवा क्रांतिकारी शामिल थे। इसका उद्देश्य मजदूरों और किसानों को एकजुट करना था। नौजवान भारत सभा। आगे है रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा है वो कहाँ से दिया था? ये तो पता है आपको कि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये RPC में भी आया है और मध्य प्रदेश PCS में भी आया है। सिंगापुर। क्या सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहाँ से दिया था? सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए ओजस्वी नारा दिया था, जिसमें भारतीय सैनिकों को जोश भर दिया था। सिंगापुर से ये नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो कांग्रेस एक त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। इस्तीफे देने के बाद उन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई राजनीतिक पार्टी, यानी गांधी जी के साथ विचारों में मतभेद हो गया था सुभाष चंद्र बोस का।
और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये त्रिपुरी में 1939 में जो अधिवेशन हुआ वहाँ पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सिंह को हराया था, लेकिन कार्य समिति के गठन पर मतभेदों के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो गांधी जी ने किसका समर्थन दिया था? पट्टाभी सिंह का। देखो उस समय गांधी जी का बहुत बड़ा वर्चस्व था और फिर भी गांधी जी को हराना ये बहुत बड़ी बात थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी भी। क्या सुभाष चंद्र बोस को क्या उपाधि मिली थी? देश नायक। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बोस को भारत के सबसे बड़े नायकों में से एक मानते हुए उपाधि दी थी। रास बिहारी बोस ने जापान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? 1942 में की थी। क्या रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? कब? 1942 में। 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में यह लीग स्थापित की थी। बाद में उन्होंने इस लीग और आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपे दिया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हो चाहे आज़ाद हिंद फौज हो, किसको इसका नेतृत्व किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस को। किसने? रास बिहारी बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अपनी अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भाई। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। देखो आज जो सिंगापुर अलग देश है, भारत का हिस्सा था, तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार बना दी। सरकार का नाम क्या? आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। देखो दोस्तों सभी क्वेश्चन है ना आए हुए क्वेश्चन शामिल किए हैं, प्रत्येक ऑप्शन भी है ना ये भी देख लो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की जिसे जापान सहित 11 देशों ने मान्यता दे दी। यानी सिंगापुर की सरकार जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी आज़ाद हिंद सरकार, उसको 11 देशों ने मान्यता दे दी 21 अक्टूबर 1943। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष दिया था? 1943 में दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब दिया था? 1943 में। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने हेतु यह नारा दिया था। मित्रों पराक्रम दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मित्रों पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस से सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या शौर्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब आती है? 23 जनवरी को। किस रूप में मनाते हैं? शौर्य का दिन या फिर किसका दिन? पराक्रम का दिवस। रास बिहारी बोस किस षड्यंत्र केस में मुख्य अभियुक्त थे जिसके बाद वह जापान चले गए? ये दिल्ली षड्यंत्र केस, लॉर्ड हार्डिंग पर बम, यानी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, उसमें वो अभियुक्त थे और ये भारत छोड़ करके और जापान चले गए थे। रास बिहारी बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस याद रहेगा। 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की साजिश रचने दिल्ली षड्यंत्र के बाद रास बिहारी बोस पकड़े जाने से बचने के लिए जापान भाग गए, जहाँ उन्होंने बाद में INA के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका, आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मित्रों आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित करने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को जाता है, लेकिन इसकी मूल अवधारणा किसने विकसित की? मूल अवधारणा कैप्टन मोहन सिंह ने विकसित की थी। मित्रों याद रखना आज़ाद हिंद फौज के नाम आते ही अपना नाम जाता है सीधा सुभाष चंद्र बोस, परंतु इसकी मूल अवधारणा विकसित करने वाले कौन थे? ये थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना द्वारा पकड़े गए भारतीय सैनिकों को संगठित करके INA की मूल अवधारणा विकसित की थी। यानी जापान ने जो भारतीय सैनिक पकड़ लिए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, उनको छुड़ा करके और उनसे इन्होंने शुरुआत की थी। मित्रों कैप्टन मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी। माना जाता है कि उन्हें यह उपाधि जर्मनी में उनके साथियों या एडोल्फ हिटलर द्वारा दी गई थी, जहाँ उन्होंने 1941 से 1943 तक निर्वासित जीवन बिताया था। मित्रों आपने रागनी सुनी होगी ना, दो मिले यार तैयार, स्वागत न हिटलर तैयार। जापान गए थे उस समय सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा कौन से स्थान प्राप्त किया था? देखो मित्रों, उस समय अंग्रेजों के टाइम में आजकल जो सिविल सर्विसेज होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना, जो यूपीएससी की अपन परीक्षा बोलते हैं, उस परीक्षा को किस नाम से जाना जाता था? आईसीएस की परीक्षा से। और वो परीक्षा कहाँ होती थी? वो होती थी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में वो परीक्षा होती थी। और इंग्लैंड में परीक्षा देने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान प्राप्त किया था मित्रों। आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। ये यूपीपीसीएस 2010 में एग्जाम में पूछा गया था। क्या सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान प्राप्त किया था। 1920 में बोस ने परीक्षा चौथे स्थान से उत्तीर्ण की थी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सेवा करने से इनकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया था। देखो, ऐसी नौकरी छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल किस वर्ष लिखी थी? 1935 में लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल किस वर्ष लिखी थी? ये लिखी थी 1935 में। सुभाष चंद्र बोस ने आत्मकथा, क्या नाम है? द इंडियन स्ट्रगल, किस वर्ष लिखी? 1935 में लिखी थी मित्रों, 1935 में। द इंडियन स्ट्रगल 1935 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने 20 से 34 तक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तृत विश्लेषण किया है। यानी 20 से लेकर के 34 तक का विश्लेषण है, राजनीति का विश्लेषण किया है उन्होंने। भगत सिंह ने द फिलोसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख के जवाब में कौन सा लेख लिखा था? तो इन्होंने ए रिवॉल्यूशनरी द टेस्टामेंट नामक ग्रंथ लिखा था। देख, बात क्या है कि भगत सिंह ने द फिलोसफी ऑफ द बम के जवाब में कौन सा लेख लिखा था? द रिवॉल्यूशनरी द जजमेंट लिखा था, टेस्टामेंट लिखा था। भगवती चरण वोहरा ने क्या लिखा था? फिलोसफी ऑफ द बम। और भगत सिंह ने इसका जवाब अपनी फांसी से कुछ दिन पहले ए रिवॉल्यूशनरी द टेस्टामेंट यानी क्रांतिकारी की वसीयत में दिया था। तो भगवती चरण वोहरा ने क्या लिखा? द फिलोसफी ऑफ द बम लिखा। उसके जवाब में भगत सिंह ने क्या लिखा? ए रिवॉल्यूशनरी द टेस्टामेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रांतिकारी की वसीयत, लिखा किसने? भगत सिंह ने। लाला लाजपत राय ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? द पीपल का। तो ये हरियाणा एसएससी एग्जाम में आया है। क्या लाला लाजपत राय ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? द पीपल का। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल का संपादन किया था। केसरी और मराठा तिलक से जुड़े थे और नवजीवन महात्मा गांधी से जुड़ा था। याद रखना मित्रों कि लाला लाजपत राय की अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका क्या है? द पीपल है। और केसरी मराठा किसकी है? तिलक की है। नवजीवन किसकी है? महात्मा गांधी की है। बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जहां उन्होंने गीता रहस्य लिखा था? मांडले जेल। तो बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल से गीता रहस्य लिखा था। ये मांडले जेल कहाँ पर है? ये बर्मा म्यांमार में है। 1908 में देशद्रोह के आरोप में मांडले जेल बर्मा भेजा गया, जहाँ उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने कहा आज़ाद ही रहा और आज़ाद ही रहेगा? ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। उन्होंने कहा था मैं आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा। यह कथन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों के हाथ न आने का वचन निभाया था। वंदे मातरम गीत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत और बंगाली में। तो इन दोनों भाषाओं में वंदे मातरम गीत की रचना है ना, दोनों भाषाओं में है। ये वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है वो दोनों भाषाओं में है, संस्कृत और बंगाली। संस्कृत और बंगाली। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना संस्कृत और बंगाली भाषाओं के मिश्रण से हुई है मित्रों। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। यंग इंडिया पुस्तक पूछा है मित्रों, क्या पूछा है? पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में रहते हुए यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ध्यान दें, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित की थी, पुस्तक राय ने लिखी थी। मित्रों याद रखना, यंग इंडिया, दोनों यंग इंडिया है, एक है महात्मा गांधी का और एक है लाला लाजपत राय का। परंतु ये जो पत्रिका है ये है महात्मा गांधी, और जो पुस्तक है ना यंग इंडिया पुस्तक, ये किसकी है? लाला लाजपत राय की। याद रहिएगा, क्या पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की, और पुस्तक किसकी है? लाला लाजपत राय, यंग इंडिया। अभिनव भारत संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? नासिक में हुई थी। अभिनव भारत संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? नासिक में हुई थी मित्रों। वीडी सावरकर ने 1904 में अपने पैतृक स्थान नासिक में इस गुप्त संगठन की स्थापना की थी मित्रों। वीडी सावरकर ने 1904 में अपनी पैतृक स्थान नासिक में इस गुप्त संगठन की स्थापना की थी। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे जेसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्या? जेसी हिल्टन थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जस्टिस कौन थे? जेसी हिल्टन। याद रहेगा, जेसी हिल्टन। हिल्टन कौन थे? न्यायाधीश थे जिन्होंने क्या किया? भगत सिंह
को फांसी की सजा सुनाई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस जे.सी. हिल्टन ने फांसी की सजा सुनाई थी। मित्रों, लाला लाजपत राय किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? तो ये 1888 में शामिल हुए थे। लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? 1888 में। देखो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में स्थापना कहाँ होती है? मुंबई में होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं रमेश चंद्र बनर्जी। और सेकंड होता है 86 में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और फिर होता है 87 में तीसरा, जिसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और फिर होता है 1888 में, जिसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज करता है जिसका नाम है जॉर्ज यूल। और इसी 1888 में चौथे कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। मित्रों, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। ये भी याद रखना कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे, जो चौथे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मित्रों, ये इलाहाबाद में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। आज मैं मरूंगा तो भारत माता के चरणों में चढ़ने वाली बलि बनूंगा, यह कथन किस क्रांतिकारी का था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। कथन क्या था? आज मैं मरूंगा तो भारत माता के चरणों में चढ़ने वाली बलि बनूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये बात कही। यह मार्मिक कथन काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद फांसी से ठीक पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1939 में की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी। मित्रों, त्रिपुरी संकट के कारण कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। इस प्रकार मित्रों, ये जो टॉपिक है क्रांतिकारी है, ये जो राष्ट्रीय नेता है, अपने आरपीएससी के फर्स्ट पेपर में जिन नेताओं को शामिल किया गया है, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। और मुझे नहीं लगता, और आपको कोई भी एग्जाम में इनसे बाहर कोई कभी देख लेना चाहिए, कोई गाइड पढ़ लेना, कोई कोचिंग के नोट्स देख लेना, कोई पीछे के एग्जाम्स के क्वेश्चन देख लेना। मैंने बहुत अच्छे से डीप अध्ययन किया है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। और यदि आप ये क्वेश्चन सुन लेते हो, वीडियो को बार बार देख लेते हो, यदि आप याद कर लेते हो, तो बिल्कुल मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको किसी कोचिंग के नोट्स देखने की, किसी भी डिटेल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, प्लीज़ आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।